मायके की एक्सपेंसिव शादी के जोड़े से अच्छी ससुराल की रिसेप्शन ड्रेस। अरे वाह, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत खूबसूरत लग रही है। पापा, आपकी लाई हुई एक्सपेंसिव कपड़े हमेशा खूबसूरत ही होते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल मैं जा रहा हूँ, तू अपना एंजॉय कर। उदय के जाने के बाद दामिनी एक्सपेंसिव वन पीस ड्रेस में वीडियो बना रही होती है। इतने में वहाँ पर उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन प्रिया आती है। माँ देखो, दामिनी ने कितने एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। पक्का प्यार प्यार से पापा से मांगा होगा इसने ये एक्सपेंसिव ड्रेस। हाँ, इसका काम ही क्या है, जब से मेरी जिंदगी में आई है तब से मेरी बेटी का हक खाती जा रही है। माँ, आप गलत समझ रही हैं। पापा ने मुझे ये ड्रेस खुद प्यार से दिया है। तभी मालती अपनी बेटी के बालों को खींचकर कहती है, हाँ, जब तू अपनी माँ की तरह भोली शक्ल बनाकर मेरे पति के आगे पीछे घूमेगी तो वो तो तुझ पर मेहरबान होगा ही ना। चुपचाप से अभी ये एक्सपेंसिव ड्रेस उतार कर मेरी बेटी प्रिया को दे दे। ठीक है, मैं अभी दे देती हूँ। अब आंखों में आंसू लिए दबदबाई आंखों से दामिनी अपनी मनपसंद एक्सपेंसिव ड्रेस अपनी बहन को दे देती है। अगले दिन मालती अपनी सगी और सौतेली बेटी के साथ एक पार्टी फंक्शन में जाती है, जहाँ कई तरह के मेहमान आए हुए थे। कुछ देर बाद दामिनी पार्टी में फूड स्नैक्स के पास आती है और खाना लेकर टेबल पर बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी खाने की फर्स्ट बाइट दामिनी के एक्सपेंसिव गाउन पर गिर जाती है और दामिनी का एक्सपेंसिव गाउन खराब होता देख बगल में बैठी मालती बिना कुछ सोचे समझे खींचकर एक चांटा दामिनी के गालों पर लगाती है। कर दिया ना इतना महंगा एक्सपेंसिव ड्रेस खराब। अरे तुझ जैसी गरीब लड़की को हमें ये महंगी ड्रेस पहनाना ही नहीं चाहिए था। सही क्या माँ आपने इसके साथ, खाना खाने का भी तरीका नहीं है, इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दिया है इसने। मम्मी, गलती से हो गई है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। अरे मालती, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी जवान बेटी को पार्टी में इतने लोगों के सामने तूने थप्पड़ मार दिया। अरे एक ड्रेस ही तो खराब हुई थी, और क्या, कहने को पति बिजनेसमैन है और एक छोटी सी गाड़ी पर बेटी को थप्पड़ मार दिया। अरे ऐसी एक्सपेंसिव ड्रेस तो ना जाने कितनी आ जाएंगी। घमंड में चूर मालती को लोगों की बातों का जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन मालती के घर में कुछ रिश्तेदार आते हैं। मालती उस दिन अपनी सौतेली बेटी को एक एक्सपेंसिव ड्रेस देते हुए कहती है, ये पकड़ एक्सपेंसिव ड्रेस और इसे पहन के रिश्तेदारों के सामने आ जा। और हाँ, ड्रेस को तरीके से पहनना, क्योंकि अगर तूने इस बार इस एक्सपेंसिव ड्रेस को खराब किया ना तो मैं तेरे शरीर की चमड़ियां उधेड़ दूंगी। हे भगवान, ये एक्सपेंसिव ड्रेस है या लोहे की बेड़ियां? इन कपड़ों में मैं खुद को जरा भी आजाद महसूस नहीं कर पाती। अब रिश्तेदारों के आगे दामिनी एक्सपेंसिव कपड़ों में आती है। अरे मालती, ये दामिनी इतनी सुंदर कब से हो गई? हाँ, सच में पहले से बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये खूबसूरत नहीं हुई है, इसके शरीर के एक्सपेंसिव कपड़े बहुत खूबसूरत है, इसलिए ये सुंदर लग रही है, वरना इस गरीब की कहाँ औकात ये कि सुंदर दिखे। रिश्तेदारों के जाने के बाद चल फटाफट ये महंगे कपड़े उतार कर अपने 2 कौड़ी के सस्ते कपड़े पहन ले। बहुत हवाबाजी कर ली रिश्तेदारों के आगे। माँ, मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है, कभी भी खुलकर मुझे एक्सपेंसिव कपड़े नहीं पहनने देती, कभी उतरवा देती है तो कभी बेइज्जती करती है और कभी अत्याचार। काश मैं खुलकर सुंदर सुंदर कपड़े पहन पाती। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं और उदय अपनी बेटी के लिए एक अमीर परिवार का रिश्ता ढूंढता है। दोनों ही परिवार वाले रिश्ता फिक्स कर लेते हैं। संगीता जी, बुरा मत मानिएगा, पर मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी की शादी का जोड़ा उसके मायके से ही भेजूं, एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा। ठीक है समझे जी, आप ही भिजवा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उदय अपनी बेटी के लिए एक एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा बड़े से मॉल से पसंद करता है। दामिनी, ये देख बेटी, ये शादी का जोड़ा पसंद है तुझे? हाँ पापा, ये शादी का जोड़ा अच्छा लग रहा है, पर पापा ये शादी का जोड़ा तो बहुत एक्सपेंसिव है। अरे एक्सपेंसिव और नॉन एक्सपेंसिव की टेंशन तू मत ले, अब मायके वालों से शादी का जोड़ा जा रहा है, इतना एक्सपेंसिव तो होना ही चाहिए। अब दामिनी की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ दामिनी एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा पहनकर बैठी हुई होती है और मेकअप आर्टिस्ट उसका मेकअप कर रही होती है। इतने में मालती वहाँ आकर, अच्छा तो पहन लिया ना मायके का एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा। चल आज मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आज के बाद तू हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी।
अब दामिनी अपने मायके वालों की तरफ से दिया हुआ एक्सपेंसिव शादी का जोड़ा पहनकर मंडप पर आती है और पूरी विधि विधान के साथ दामिनी शादी करके अपने ससुराल जाती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में अपने पैरों को डुबाकर घर के अंदर आओ। वैसे भैया, भाभी तो बड़ी ही खूबसूरत पसंद की है आपने। थैंक यू सिस। अच्छा, अब मैं दामिनी जी को लेकर कमरे में जाता हूँ, बेचारी थक गई होगी। अगले दिन सुबह संगीता एक सुंदर सी साड़ी अपनी बहू के हाथ में देते हुए, ये ले बहू, डिजाइनर साड़ी पहन ले, आज तेरी पहली रसोई है ना। ये साड़ी मेरे लिए है माँ जी, ये तो बहुत खूबसूरत है। अब सुंदर सी साड़ी पहनकर दामिनी अपनी पहली रसोई का खाना बनाते हुए, सासू माँ ने मुझे कितनी सुंदर साड़ी दी है पहली रसोई पर पहनने के लिए, और ये भी नहीं कहा कि इसमें कहीं पर दाग नहीं लगना चाहिए या इस साड़ी को जल्दी उतार देना। अगर यहाँ पर मेरी माँ होती ना तो साड़ी के साथ करोड़ों ताने भी देती। कुछ देर बाद दामिनी अपनी पहली रसोई का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वाह भाभी, खाने तो बहुत ही अच्छा बना है। खाना तो अच्छा बनेगा ही, आखिर मेरी बहू ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से जो बनाया है। शुक्रिया माँ जी। अच्छा सुन बहू, कल ना तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, तो अच्छे से तैयार हो जाना। बाकी मुंह दिखाई के कपड़े डिजाइन होने के लिए गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। अब अगले दिन अपनी ससुराल वालों का दिया हुआ डिजाइनर साड़ी गोल्ड के गहने पहनकर दामिनी मुंह दिखाई की रस्म में आ जाती है। क्या बात है संगीता, बहू तो एकदम रूप की रानी लेकर आई हो। हाँ सच्ची, मुझे भी तो बहुत खूबसूरत लग रही है तेरी बहू संगीता। नजर ना लगे काला टिक्का लगा देती हूँ। अब सभी लोग मुंह दिखाई पर दामिनी को खूबसूरत तोहफे देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद दामिनी शीशे के पास बैठकर हाथों की चूड़ियों को उतारते हुए कहती है, मेरी सास कितनी अच्छी है, मुझसे कितना प्यार करती है और इतने सुंदर सुंदर महंगे महंगे कपड़े गहने पहनने को देती है, और एक बार भी किसी भी बात का ताना नहीं मारती। अगले दिन संगीता अपनी बहू से, बहू अब वो मैं क्या कह रही थी, 3 से 4 दिन बाद मैं तेरी शादी का रिसेप्शन कर रही हूँ। कुछ लोग थे जो शादी में नहीं आ पाए थे, और फिर मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बहू को अपनी डिजाइनर ड्रेस स्टूडियो से एक खूबसूरत लहंगा दूं उसकी शादी पर। वो तो नहीं हो पाया, इसलिए अब रिसेप्शन पर ही अपने सपने को पूरा करूंगी। जी माँ जी। कुछ देर बाद दामिनी अपनी ननद के कमरे में जाती है, जहाँ रेशमा स्केच द्वारा एक खूबसूरत लहंगे को ड्रॉ कर रही होती है। अरे वाह, कितना खूबसूरत लहंगा स्केच किया है तुमने। ये लहंगा तो फैब्रिक पर डिजाइन होने पर काफी खूबसूरत लगेगा। अच्छा भाभी, इसका मतलब आपको ये लहंगा बहुत पसंद आया। तभी वहाँ पर संगीता आती है। अच्छा बहू, जब तुझे ये लहंगा पसंद आ ही गया है तो अब तू अपने रिसेप्शन पर यही खूबसूरत लहंगा पहनेगी। अब रिसेप्शन के लिए रेशमा स्केच द्वारा बने डिजाइनर लहंगे को फैब्रिक पर तैयार करवाती है। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और फिर दामिनी का रिसेप्शन पार्टी आता है, जहां दामिनी के मायके वाले भी वहां आए हुए थे। कुछ देर बाद दामिनी खूबसूरत डिजाइनर लहंगा पहन के रिसेप्शन पार्टी में आती है। दामिनी का लहंगा नीचे से काफी गहरा होता है, सर के ऊपर से एक लंबा दुपट्टा जा रहा होता है, जिसे 3 से 4 लोगों ने पकड़ा हुआ होता है। बदन पर खूबसूरत गहने होते हैं। अरे अरे अरे, वो देखो संगीता की बहू आ गई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है वो, और उसका रिसेप्शन ड्रेस। हाँ, ड्रेस तो काफी खूबसूरत होगा ही, आखिर ससुराल वाले डिजाइनर कपड़ों के आर्टिस्ट जो हैं। माँ, दामिनी दी के ससुराल वालों ने भी तो उनकी रिसेप्शन ड्रेस काफी डिजाइनर बनवाई है ना। हाँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि इसके ससुराल वालों ने इतना डिजाइनर ड्रेस रिसेप्शन पर मेरी सौतेली बेटी को पहनाया है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ आकर अपनी सौतेली बेटी की बेइज्जती करूंगी, उसका मजाक बनाऊंगी, पर अब लगता है कि अगर मैं इन कपड़ों में अपनी बेटी के पास गई तो सब लोग मेरा ही मजाक बना देंगे। हाँ माँ, हमसे ज्यादा डिजाइनर और एक्सपेंसिव कपड़े तो दामिनी के लग रहे हैं। अरे बहू, खड़ी क्या हो, आओ केक कट करो और अपनी माँ को खिलाओ। अब दामिनी केक कट करके अपनी माँ को खिलाती है। अरे मुझे तो लगा था कि रईस परिवार में आकर मेरी बेटी के अंदर घमंड आ जाएगा, पर ये तो अभी मेरे साथ प्यार और इज्जत से पेश आ रही है। बेटी दामिनी, तू बहुत खूबसूरत लग रही है अपने रिसेप्शन की ड्रेस में, किसी की नजर ना लगे तुझे। मैं तेरी बलाई उतार दूं। अपनी माँ के मुंह से पहली बार तारीफ सुनकर दामिनी खुशी से झूम उठती है। शुक्रिया माँ,
वैसे आंटी जी, आपने दीदी का ये डिजाइनर रिसेप्शन ड्रेस कहाँ से बनवाया? बनवाया नहीं है, एक्चुअली ये कपड़े हम खुद डिजाइन करके लॉन्च करवाते हैं। हम डिजाइनर कपड़ों के आर्टिस्ट हैं। ओह ग्रेट आंटी, फिर तो मेरी शादी का डिजाइनर लहंगा भी आप ही डिजाइन करवाना, क्यों दामिनी दीदी? हाँ क्यों नहीं, मेरी छोटी बहन है ना, जरूर। इस दिन के बाद से मालती अपनी सौतेली बेटी के साथ भी प्यार से रहने लगती है। वहीं प्रिया के रिश्ते भी अब अपनी बहन के साथ ठीक हो जाते हैं। अमीर और गरीब बहू का ड्रेस का कारोबार। आप काफी ज्यादा प्राइस बता रही हैं। ऑनलाइन ये ड्रेस 2000 रुपए की थी और आप मुझे इसके 3000 रुपए बता रही हैं। ऑनलाइन ड्रेस जरूर सस्ती होगी क्योंकि ऑनलाइन कपड़ों की क्वालिटी काफी खराब होती है, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। इसमें कोई कमी निकलती है तो आप इसे बाद में चेंज भी करवा सकती हैं। 1 महीने पहले मैं आपसे एक ड्रेस लेकर गई थी, वो मुझे थोड़ी लूज थी। जब मैं उसे वापस चेंज करवाने आई थी तो आपने मना कर दिया था, तो अब मैं कैसे आपकी बात मान लूं? देखिए, मैं तो इसके 2000 रुपए ही दूंगी। जब लेने की हैसियत होती नहीं है तो तुम लोग क्यों इतने बड़े बड़े शॉप्स में आकर ओनर का टाइम वेस्ट करते हो? तुम जैसे लोग तो रविवार और सोमवार बाजार के लिए ही बने हुए हो। वहाँ चले जाओ, 300-400 वाले कपड़ों की हैसियत है तुम्हारी। पहले कस्टमर से बात करना सीखो। अगर इस तरह बिहेवियर रहा ना तुम्हारा तो टाइम नहीं लगेगा तुम्हारी दुकान पर ताला लगने में। नैना गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी पड़ोस वाली छोटी सी दुकान में एक औरत आती है और दुकान के अंदर छोटी सी सिलाई मशीन, कपड़े और थोड़ा बहुत कपड़े बनाने का सामान शिफ्ट करने लगती है। ये देख नताशा। तुम कौन हो? तुमने क्या ये जगह खरीद ली है? जी नहीं, वो मैंने ये दुकान किराए पर ली है। मैं यहाँ पर अपनी दर्जी की दुकान खोल रही हूँ। क्या कहा? दर्जी की? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बगल वाली यानी मेरी शॉप एक कपड़ों की दुकान है जहाँ पर काफी अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनते हैं और सारे एरिया के लोग यहीं से कपड़े खरीदते हैं। उसके बावजूद भी तुमने ये छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, वो भी दर्जी के लिए। यहाँ का कोई भी छोटे मोटे दर्जियों के सिले हुए कपड़े नहीं पहनता है। एनीवे, ऑल द बेस्ट अपने न्यू फ्लॉप काम के लिए। नताशा की ये एक काफी बड़ी कपड़ों की दुकान थी जिसमें वो महंगे महंगे कपड़े लाकर कुछ लोगों से उन्हें डिजाइन करवाती और उन्हें बेचती। तो वहीं उसकी बड़ी सी दुकान के बगल में सेजल की भी अब छोटी सी दर्जी की दुकान थी जहां वो महंगे कपड़े तो नहीं लेकिन छोटे मोटे कपड़ों के कतरनों से अलग अलग ड्रेस बनाती थी। अरे पूर्णिमा जी, आप यहाँ बड़े दिनों बाद आई हैं? हाँ, वो मेरी बेटी का स्कूल फेयरवेल है ना, तो उसे एक नई ड्रेस दिलानी थी। बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं। मैंने बाहर से कुछ नया कलेक्शन मंगवाया था और अभी हमारी शॉप पर बन रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। नताशा पूर्णिमा और उसकी बेटी आयशा को अपनी दुकान की तरह तरह की ड्रेस दिखाती है, लेकिन आयशा को एक भी पसंद नहीं आती। मम्मी, आपने पूरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। मुझे इस शॉप पर कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी ड्रेस दिखाई और तुम्हें एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई। लगता है तुम्हारा टेस्ट खराब है। टेस्ट मेरा खराब नहीं है बल्कि आपके कपड़ों का खराब है। ये सारे डिजाइन काफी पुराने हैं, इसमें से कुछ भी लेटेस्ट नहीं है। मम्मी, आप चलिए, हम कहीं और से कपड़े ले लेंगे। आयशा अपनी माँ के साथ जैसे ही नताशा की दुकान से निकलती है कि तभी उसकी नजर सेजल की छोटी सी कपड़ों की दुकान पर जाती है। सेजल ने एक डमी पर कतरन से बनाई हुई काफी सुंदर 1 पीस ड्रेस पहना रखी थी, जिसे देख आयशा सेजल की शॉप पर आ जाती है। मम्मी, मुझे अपनी फेयरवेल पार्टी के लिए ऐसी ही ड्रेस चाहिए थी। कितने की है ये? सिर्फ 800 रुपए की है। इतनी बढ़िया ड्रेस सिर्फ 800 रुपए की? आप तो काफी सस्ते कपड़े बेच रही हैं। देखा मम्मी, उस बगल वाली शॉप पर जहाँ मुझे ले गई थी वहाँ एक भी अच्छी ड्रेस नहीं थी और वो कितने महंगे महंगे दाम बता रही थी। लेकिन यहाँ देखिए, छोटी सी दुकान है लेकिन कितनी अच्छी ड्रेस है, ऊपर से कितनी सस्ती भी है। आयशा पूर्णिमा सेजल की शॉप से ड्रेस 2 से 3 ले लेती है, जिसे देख नताशा। सही कहा है किसी ने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इनकी औकात ही नहीं होगी मेरी महंगी ड्रेस लेने की, तभी तो इस मामूली दर्जी से कपड़े ले लिए हैं। नताशा मुंह बनाकर वापस अपनी शॉप पर चली जाती है और ऐसे ही 1-2 दिन और गुजर जाते हैं। तुम ठीक कपड़े नहीं लाकर दे रहे हो। मेरे कस्टमर को कोई भी ड्रेस पसंद ही नहीं आ रही है। लगता है अब किसी और से बात करनी पड़ेगी। नहीं मैडम जी, इस बार तो मैं और अच्छी क्वालिटी के कपड़े लेकर आया हूँ, लेकिन थोड़े महंगे हैं। नताशा अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए दुकानदारों से महंगे दामों पर कपड़े खरीदने लगती है, तो वहीं सेजल मार्केट से जाकर सस्ते कपड़े या कपड़ों के बचे कतरनों से ही काफी अच्छी ड्रेस बनाती है, जो लोगों को भी काफी पसंद आती है, जिससे कुछ वक्त में अब सेजल की दुकान पर भी लोग आने लगते हैं। न जाने कहाँ रह गए हैं ये। आए तो फिर मैं दुकान खोलूं। मैं आ गया। तुमने जो पैसे दिए थे
उससे सिर्फ आधी ही दवा ला पाया हूँ। न जाने हमारा बच्चा कब ठीक होगा। मुझे तो इसकी फिक्र खाई जा रही है। और तो आजकल मेरा काम भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं कर रही हूँ ना दिन रात मेहनत। हम जल्द से जल्द अपने बेटे का ऑपरेशन करवा पाएंगे। सेजल के बेटे को लिवर प्रॉब्लम थी, जिसके चलते कुछ ही महीनों में उसका ऑपरेशन करवाना जरूरी था। सेजल कपड़ों को बनाकर उन्होंने बेचकर अपने बेटे का ऑपरेशन के लिए पाई जोड़ रही थी। मेरा स्किन टोन थोड़ा डार्क है, तो आप उसके अकॉर्डिंग मुझे कोई ड्रेस सजेस्ट कीजिए जो मेरे स्किन टोन पर अच्छी लगे। हमारी शॉप पर कल ही ये रेड और ग्रीन कलर की ड्रेस डिजाइन हुई है, आप इन्हें ट्राई करिए। ये आपकी स्किन टोन पर काफी अच्छी लगेंगी। डार्क स्किन के लोगों के लिए आप ये डार्क कलर दिखा रही हैं। रेड और ग्रीन पहनकर मुझे लोगों में अपना मजाक नहीं उड़वाना है। एक काम करो, कपड़े लेने से पहले रंग साफ करने की कोई क्रीम ले लो। जब रंग साफ हो जाए तो आना मेरी शॉप पर। उस कस्टमर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नताशा से लड़ाई करने लगती है, जिससे सेजल सारी बातें सुन लेती है। वो कस्टमर जैसे ही जाने के लिए बाहर निकलती है कि तभी सेजल, मैडम अगर आप चाहें तो मेरी शॉप पर आ सकती हैं। मैंने हाल फिलहाल में ही खुद ड्रेस तैयार करी है, ये देखिए। क्या ये सारी ड्रेस तुमने तैयार की है? तुम्हारे पास तो काफी अलग अलग तरह की ड्रेस है और इनके कलर भी काफी अच्छे हैं। क्या ये मुझ पर सूट करेंगे? मेरे पास और भी काफी तरह की ड्रेस है। अगर आपको इसमें से कुछ पसंद नहीं आता है तो आप ऑर्डर पर भी बनवा सकती हैं। सेजल का अच्छा बिहेवियर देख सोनम उसकी दुकान पर जाती है और वहां से 1-2 ड्रेस खरीदकर कुछ ड्रेस के ऑर्डर भी दे देती है। अब धीरे धीरे लोग नताशा की उस महंगी सी दुकान पर जाना बंद करके सेजल की छोटी सी दुकान पर जाने लगते हैं। लास्ट टाइम जो आपने ड्रेस तैयार की थी ना, वो सभी को काफी पसंद आई। मुझे बिल्कुल वैसी ही एक और ड्रेस बनवानी है। आप लहंगा भी बनाती हैं? मुझे शादी में पहनने के लिए लहंगा भी बनवाना था। इतने सारे अपने नए पुराने कस्टमर को सेजल की दुकान पर जाता देख नताशा को काफी गुस्सा आता है और अब नताशा सेजल की दुकान पर जाकर उसकी काफी बेइज्जती करती है। मैं यहाँ महंगे महंगे कपड़े लाकर ड्रेस बनाती हूँ और तुम इन बेकार कतरन में से कपड़े बनाकर लोगों को बेच रही हो। तुमने मेरे सारे कस्टमर छीन लिए। नताशा, मैंने तुम्हारे कोई कस्टमर नहीं छीने हैं। अगर अब उन्हें तुम्हारी ड्रेस पसंद नहीं आती तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम अपनी ड्रेस को थोड़े सस्ते दामों में बेचोगी तो क्या पता तुम्हारे कस्टमर तुम्हारे पास वापस आ जाएं। अब तू मामूली दर्जी मुझे डिजाइनर को बताओगी? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? सेजल से चिढ़कर नताशा अपने कपड़ों को सस्ते दामों में भी बेचती है, लेकिन इसमें भी वो काफी घाटे में रहती है। समय गुजरता है और आज एक बड़े से मॉल का मालिक मनीष सेजल की शॉप पर आकर उसे कुछ कपड़ों के ऑर्डर देता है। पहले तो मैं नताशा जी को ऑर्डर देता था, लेकिन उनके बनाए हुए ड्रेस हमारे कस्टमर को पसंद ही नहीं आ रही थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आप हमारे लिए ड्रेस बनाएं। मैं सारा सामान शाम तक आपके पास भिजवा दूंगा। मैं समय से सारी कपड़े तैयार कर दूंगी और आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। इतने बड़े अपने क्लाइंट को अपने हाथ से जाता देख नताशा से अब रहा नहीं जाता और अब वो अपनी जलन के मारे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सेजल की दुकान को आग लगा देती है। अगले दिन जब सेजल अपनी जली हुई दुकान देखती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सिलाई मशीन, इतने दिनों की मेहनत और मनीष जी के सारे कपड़े इसमें जलकर राख हो गए। बड़ा शौक था ना मुझसे मेरे कस्टमर छीनने का, अब देखती हूँ कैसे छीनती है। सेजल की दुकान जलाने के बाद अब फिर से सारे कस्टमर नताशा की शॉप पर आने लगे थे, जिससे नताशा काफी खुश थी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। नताशा किसी काम से मार्केट गई होती है कि तभी रास्ते में समझने की कोशिश करिए, अभी मेरे पास इतना ही पैसे हैं और मेरे बच्चे को दवाई देना काफी जरूरी है। मैं बाकी के पैसे जल्दी ला कर दूंगी। अरे अगर ऐसी ही सबकी बातें मानने लगा तो मैं तो घाटे में चला जाऊंगा। जब पैसे हो तभी मिलेगी दवाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे की तबीयत इतनी खराब हो रही है, सोचा था दर्जी का काम करूंगी तो जल्द से जल्द अपने बेटे का ऑपरेशन करवा सकूंगी, लेकिन कोई मदद ही नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? सेजल की सारी बातें नताशा सुन लेती है। थोड़ी देर बाद जब नताशा अपने घर आती है और अपने बेटे को देखती है तो उसे एहसास होता है और वो सेजल के घर जा पहुंचती है। नताशा, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी जलन के कारण तुम्हारी दुकान में आग लगाई थी, ये सोचकर कि मेरे सारे कस्टमर मेरे पास वापस आ जाएंगे। मुझे लगता था कि तुम मेरे कस्टमर मुझसे छीन रही हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब तुम अपने बच्चे के लिए कर रही हो। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी।
वो खुद कपड़े बनाने का सारा सामान लाती है और उसे सेजल को दे देती है और साथ ही सेजल को भी अब कपड़े बनाने में मदद करती है, जिससे जल्दी जल्द सारे कपड़े बन जाते हैं, जिससे सेजल समय से अपने बेटे का इलाज करवा पाती है। साथ ही नताशा और सेजल की दोस्ती भी गहरी हो जाती है और अब वो दोनों मिलकर साथ में कपड़ों का काम शुरू करते हैं, जो काफी अच्छे से चलता है।